नया केस हम समझते हैं इसको कैसे 10-20 का ये फॉल्ट है। देखिए डेड नो पावर में, तो हम इसको कैसे ट्रबल शूट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लॉजिक कार्ड को हटा के देखेंगे, उसके बाद ऑन होना चाहिए। अगर नहीं ऑन होता तो सर्वप्रथम जो हमारा ऑन करने का काम किसका होता है, पावर सप्लाई का, हम उसको चेक करने वाले हैं। तो ये मॉडल आप देख लीजिए HP LaserJet 10 पीस, और इससे जितने भी रिलेटेड जो भी फॉल्ट होते हैं सबको हम कवर करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। तो हम आपको ये सारी चीज़ें गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये यहाँ से तो यहाँ पे हम देखेंगे और ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ओपन करने का क्या है, T10 से आप ओपन करेंगे, जल्दी हो जाएगा। या तो फ्लैट, देखिए इस तरीके से ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा सप्लाई है हम चेक करेंगे डेड कंडीशन में। अगर आपका रेड लाइट आ रहा है या नो पावर है तो हम उसको अलग तरीके से डायग्नोस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पावर देते ही यहाँ पे स्पार्क किया और इससे थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, विस्लिंग साउंड टाइप की। 23 से 24 वोल्ट चेक करेंगे, ये देखिए जो कि नहीं है। मुझे लग रहा है ECU में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या शॉर्टिंग है इस केबल से रिलेटेड। तो हम इसको निकाल के एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार निकाल के देख लें। कई बार ये भी देखिए सही से नहीं लगा रहता है, ब्रोकन रहता है, तो भी ये ख़राब होता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। अब फिर ऑन करके देखेंगे विदाउट इसके। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इस कैपेसिटर पे 3 से 5 वोल्ट। तो ये देखिए एक यहाँ पे कैपेसिटर लीकी कर रहा है, देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग है, निकालो निकालो निकालो। तो ये यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है। तो अभी ECU हमारा ठीक है। तो ये जो शॉर्टिंग है देखिए यहाँ पे कैपेसिटर लीकी होने का मतलब यहाँ पे आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शॉर्ट है, जिसके कारण ये कैपेसिटर हमारा फट गया है, लीकी है, इसीलिए नो पावर है, डेड है। तो सप्लाई में हमारा ही फॉल्ट है इस केस में। नहीं तो आप यहाँ पे चेक करोगे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा 10 वोल्ट की कैपेसिटर पे। ठीक है, नहीं 35 वोल्ट की कैपेसिटर पे आप चेक करोगे 23 से 24 वोल्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी जो इस केस में जो प्रॉब्लम है हमारा ओनली पावर सप्लाई में। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें कवर करेंगे, चेक करना बताएंगे। तो इस तरीके से जो हम सप्लाई है अपना निकाल लेंगे। और ग्राउंडिंग आप चाहो तो पीछे से निकालो, नहीं तो डीशोल्डरिंग करके निकाल लेंगे। इससे हमें रियर कवर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको इससे रिलेटेड 50 टॉप चीज़ें बताएंगे जो आपके हेल्पफुल होंगे रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग है आउटपुट में एक बार चेक कर लेंगे। आउटपुट में कुछ शॉर्ट तो नहीं है। पावर सप्लाई से भी रिपेयर करना हम सीखते हैं। पहले तो हमने ट्रबल शूट करना सीखा। मॉसफेट हमारा बिल्कुल ओके, क्योंकि पावर सप्लाई 35 तभी आ रही है। ये तो फ्यूज है, इस पर कैपेसिटर पे चेक करेंगे शॉर्टिंग तो आ रही है कि नहीं। कैपेसिटर पे कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी दिखा रहा है। तो क्या हो सकता है, तो एक बार हम कैपेसिटर निकाल के चेक करेंगे इससे इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, उसके बाद से जो SMD कैपेसिटर होते हैं वो भी कई बार शॉर्ट हो जाते हैं। अब इस पे हम बिना कैपेसिटर के चेक कर लेंगे। जो हमारा वोल्टेज है कांस्टेंट होनी चाहिए बिना लोड के। एक बार पावर लगा के देखते हैं। एक बार पावर लगा के अगेन चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम इसलिए आ रहा था, किसी ने इंजीनियर ने इसको खोला होगा। देखिए यहाँ पे जो सर्किट है ना डैमेज है, ट्रैक डैमेज है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत बिहेव कर रहा था, मेरे से भी है। तो देखिए यहाँ पे सप्लाई क्या है, यहाँ पे टूटा हुआ है, देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपस में जैसे ऐसे टकरा रहा है ऐसे, तो स्पार्क कर रहा है, इसीलिए कैपेसिटर पर लोड पड़ा। तो क्योंकि जब तक ये जो ऑप्टो कपलर काम नहीं करेंगे तो वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करेंगे, जब तक सर्किट में इसको पता नहीं चलेगा कि आउटपुट में कितना वोल्टेज आता है। इसीलिए ज़्यादा स्विचिंग कर लेगा, स्विचिंग ज़्यादा करेगा तो कैपेसिटर क्या होगा, फट जाएगा।
अब जब 35 से ज़्यादा इसका 2 गुना वोल्टेज आ जाएगी स्विचिंग से, तो ये कैपेसिटर फट जाएगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये अभी हम इसको ट्रैक जोड़ देंगे। ये सप्लाई टूटी हुई है, केस है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। मॉसफेट शॉर्ट होता है, फ्यूज ओपन होता है, या तो डायोड शॉर्ट होते हैं। और आपका टेफ्लॉन प्रेशर रोलर बार बार जलाता, तो ये वाली 8 PM की IC आप चेक करिए, इसको चेंज करिए, ठीक है, ये सही है। अब इसकी यहाँ पे स्क्रैच करके आपस में शोल्डर कर लो, यही दिक्कत है। तो ये सप्लाई सिर्फ टूटी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और यहाँ से 23 से 24 वोल्ट और एक फ्यूज यहाँ पे ओपन होता है, ये आप जोड़ दोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए अभी हम यहाँ से जो है प्रिंट को आपस में जोड़ देंगे, जो टूटा हुआ है। इस तरह से जो हमारा सप्लाई है ऑन हो जाएगा 23 से 24 वोल्ट से। इसमें कोई आपको जानकारी समझ नहीं आई होगी तो आप ज़रूर बताइएगा, हम आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे कैसे ट्रबल शूट करना है। देखिए इस तरह से प्रिंट वगैरह को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे इसके ऊपर का, और इस पर क्या करेंगे, शोल्डरिंग कर देंगे, तो जिससे कि PCB स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा हो सके तो फेविक्विक वगैरह पीछे के अंदर की तरफ से आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये जो सप्लाई होता है इस तरह का 10-20, 10-22, 1007, 1008, 1108 इस तरह होता है, 1606, 1536, 1136 सब सेम ही होते हैं। इधर 128 थोड़ा सा इससे डिफरेंस होता है, लेकिन ये ओवरऑल सर्किट 23 से 24 वोल्ट इसी तरह बनता है। इसकी जो प्राइमरी सेक्शन होते हैं इधर ही बनते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव या कंसर्न है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, या हमें बताइए, हमारा जो कंसर्न है रेज़ करें, तभी हमें पता चलेगा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड। ये देखिए इस तरीके से शोल्डरिंग हो चुका है। अब हम कैपेसिटर 35 वोल्ट का इसके जगह प्लेसमेंट कर देंगे, लेकिन पहले हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, ठीक है, और कंटिन्यूटी को भी चेक कर लेंगे। जो इसका कंपोनेंट आप देख रहे हैं 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड का है, और इसके जगह हम कोई भी लगा सकते, 820 भी चल जाएगा, 1500 भी चल जाएगा, लेकिन वोल्टेज हमारा सेम होना चाहिए। बाकी आप जितना स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो इससे ज़्यादा पावर इसका जनरेट होगा। मतलब इसे आप ये नहीं 1000 वोल्ट का लगा देंगे तो इससे 5000 वोल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1035 हम भी लगा रहे हैं यहाँ पे, और यही सेम यूज हो रहा है अभी, हर सप्लाई में सेम ही स्टैंडर्ड यूज होता है। वो शोल्डरिंग नहीं है पॉइंट पे। आप कैल्ट्रॉन वगैरह का कैपेसिटर यूज़ करें, ये अच्छा होता है। हर सर्किट में जो ब्रांडेड OEM कंपनियाँ हैं ढंग का, लेकिन अभी कोई भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन कैल्ट्रॉन का मिलता नहीं जल्दी। नहीं शॉर्टिंग नहीं है, शॉर्टिंग नहीं है। अब ये हमारा फ्यूज देखिए, ये ओपन हो जाता है, ये जो होता है फ्यूजेबल, तो ये आगे हमारा वोल्टेज नहीं देता है, ठीक है, ओपन होने से। और ये प्रेस स्विच भी ख़राब होने से हमारा ECU ऑन नहीं होगा, रेड लाइट जलाता रहेगा, इंजन मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है, या ग्रीन लाइट आ जाएगा। तो चलो देखते हैं वोल्टेज को, इसको चेक करते हैं, और इसको क्लियरली आपने देखा कि स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रबल शूट किया और सारी चीज़ें फाइंड आउट किया। और यहाँ पे अब वोल्टेज चेक करते हैं। 30 यहाँ पे 24 वोल्ट आना चाहिए इसके टर्मिनल पे। 1 मिनट सर, अभी ऑन करते हैं। 23 से 24 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 300 वोल्टेज चेक करेंगे DC।
300 या 314-15 यहाँ पे आना चाहिए। इससे कम आएगा तो इट मीन्स हमारा जो सर्किट है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे स्पार्क किया, शॉर्टिंग आ गई, तो यहाँ पे देखेंगे इससे और इससे एक फीडबैक कॉइल से हमारा जो है एक बाइसिंग हुई है, जिसके वजह से इसमें क्या था, ये इस पे आगे आउटपुट में लोड पड़ेगा तो ये शॉर्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है रजिस्टर। इस रजिस्टर को हम बाइसिंग कंप्लीट करेंगे आफ्टर डिस्चार्ज, तो ये हमारा जो इसमें आउटपुट में वोल्टेज बन जाएगा। तो देखिए ये जो ये जो रजिस्टर है ये जल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसिंग के लिए होता है, क्योंकि ओवरलोड प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए SM ट्रांसफार्मर से, ठीक है। तो ये बाइसिंग होता है फीडबैक कॉइल से, ठीक है। तो हम इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, बिलो 10 ओम वैल्यू के रजिस्टर लगा सकते हैं, या तो हम जंपर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो इस पे क्या था, इस पे वोल्टेज, आउटपुट पे वोल्टेज नहीं था, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के वजह से यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यानी कि जब यहाँ पे कोई भी स्पार्क वगैरह होता है तो उसके आउटपुट में कोई भी फ्लक्चुएशन होता है या शॉर्टिंग होता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा SM ट्रांसफार्मर के फीडबैक कॉइल पे वो लगा होता है रजिस्टर कैपेसिटर से और प्राइमरी कॉइल के बीच में एक बाइसिंग होती है। यहाँ पे देखिए रजिस्टर जल गया है, रजिस्टर को हम क्या करना होगा, हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये चेंज करेंगे, जो हमारा आउटपुट में वोल्टेज बन जाएगा। तो हमने सारी चीज़ें कवर किया है, प्रॉब्लम जैसे जैसे आता रहा लाइव इसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर लेंगे जो फ्यूजेबल हो, 5 एम्पियर तक हो, उसको लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जंपर लेंगे, फिर हमारा जो यहाँ पे 24 वोल्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंटर में लगाएंगे, प्रिंटर हमारा चालू हो जाएगा और इस तरीके से प्रिंटर हमारा रिपेयर हो जाएगा। तो इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंपर लगाएंगे, रजिस्टर नहीं हो तो, नहीं तो आप 10 ओम से पहले जितने भी रजिस्टर हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूज भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं वायर। और इससे वायर लगाने से पहले आप मॉसफेट ज़रूर चेक कर लेना। हो सकता है कभी रजिस्टर उड़ता है तो 50% चांस होता है कि आपका जो मॉसफेट है वो शॉर्ट हो जाए, लेकिन अभी हमारे केस में जो मॉसफेट है वो शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होता तो ये आगे फ्यूज ओपन हो जाता है, हमें कैपेसिटर पे पीक वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए अब पावर लगा के चेक करते हैं। देखिए आगे फिर से ओपन हो गया, तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रॉब्लम है, एक बार हम चेक करेंगे कुछ और शॉर्ट ना हो गया हो जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। तो इस केस में वो तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, क्योंकि अगर ये शॉर्ट हो रहा है बार बार तो कहीं ना कहीं हमारा मॉसफेट या आउटपुट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या शॉर्ट हो गया हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या मिलता है। शायद मॉसफेट ही जाने का ज़्यादा चांसेज है। एक बार हम बीप पे चेक करेंगे। देखिए जो मॉसफेट है वो ये वन साइड वैल्यू नहीं दे रहा है, ज़्यादा बता रहा है, 175 दिखा रहा है। तो इस पर लोड पड़ा था तो ये शॉर्ट हो गया। हम एक बार मॉसफेट को भी रिप्लेस करेंगे। तो मॉसफेट कौन सा नंबर है देख लेंगे। उनतीस 43 है, 2900 सीरीज़ का, या 3564 भी लगाओगे चल जाएगा। ये 3564। देखिए इसमें K4005 भी लगा सकते हो, 3564 ये सब चलता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना, कभी कभार किसी सर्किट में नहीं चलता है। जो स्टैंडर्ड होता है K3564 ये सब चल जाते हैं। 2943, 2965 ये सब सेम मॉसफेट होते हैं, तो थोड़ा बहुत एम्पियर का फ़र्क होता है। ये सब मॉसफेट हम चेंज करेंगे।
दूसरे से डोनर से हीट सिंक के साथ ही मॉसफेट को हम निकाल लेते हैं, आसान रहता है, क्योंकि आप खोलोगे तो टूट जाएगा, ट्रैक वगैरह डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं यहाँ पे। इसीलिए आप हीट सिंक के साथ निकालिए तो सही तरीके से निकलता है, तो फिर से लगाने में आसानी होती है। और कंपाउंड वगैरह भी आप लगा लें तो बेहतर रहेगा, जो माइका सीट होता है। अब एक चीज़ और हमें देखना पड़ेगा, कई बार मॉसफेट शॉर्ट होता है, फ्यूज़ दोबारा हमने लगाया है, तो एक बार हम इनपुट की भी शॉर्टिंग का, हम इम्पीडेंस का टेस्टिंग करेंगे इस केस में। ये देखिए फॉल्ट बढ़ता जा रहा है और सेम वैसे हम बता भी रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो है इम्पीडेंस बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो जो भी रेंज बताएगा डायोड रेंज में बताएगा, उसमें आउटपुट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनपुट में हम एक बार देख लेंगे आफ्टर फ्यूज़ लगाने के बाद। तो देखिए जो है यहाँ पे सही है, और यहाँ पे चेक करेंगे इस लाइन पे। हाँ सेम ही आ रहा भाई। हेलो, डायोड की वैल्यू आएगी ना सर? डायोड यहाँ पे चेक कर लो ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक तो है सर, यहाँ तक की शॉर्टिंग पता चल रहा है। ठीक। तो एक बार आप लोग जब भी रिपेयरिंग करते हैं तो एक सीरीज़ बोर्ड बना कर रखिए, उससे कंफर्मेशन मिल जाता है कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, और वो ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है देखने को। तो एक बार सीरीज में आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको ये मॉसफेट वगैरह शॉर्टिंग नहीं होगा। ये तो हमने डायरेक्ट पावर से लगाया तो वहाँ पे हमारा जो डैमेज हो गया। चेक करेंगे इसको, एक मिनट। सीरीज में लगाया, ठीक है ऑलमोस्ट। अब वोल्टेज चेक करते हैं आउटपुट में कितना मिल रहा है हमें देखने को। यहाँ पे 23 से 24 वोल्ट मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 24.7 वोल्ट अवेलेबल हो गया, और यहाँ पे भी सेम ही हमारा आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट, और यहाँ प्रेस करने के बाद दूसरे साइड में स्विचिंग के थर्ड के लेवल पे देखिए यहाँ प्रेस करने के बाद 24 वोल्ट आना चाहिए। देखिए प्रेस करने के बाद ये बीप कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ये देख सकते हैं कैसी आवाज़ कर रहा है, तो प्रॉब्लम हमारा इधर कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो हम इसको ढूंढेंगे, एक बार देखेंगे यहाँ पे क्या शॉर्टिंग मिल दे रहा है इधर, ठीक है, या कहीं यहाँ टूटा तो नहीं है सप्लाई। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने इंस्पेक्शन किया, देखा फिजिकली, तो जब हम यहाँ प्रेस करेंगे ना तो सर्किट पर लोड पड़ता है। अगर ये फुल्ली सर्किट यहाँ पे काम नहीं करेगी, इनमें सप्लाई नहीं जाएगा, तो भी ये आवाज़ करेगा। तो देखिए यहाँ पे भी एक और चीज़ें मुझे मिला है फिजिकली डैमेज में, ये देखिए फिजिकली डैमेज है यहाँ पे इस हिस्से पे। देखिए ये दो पाथ है ना, ये कम्प्लीटली डैमेज है यहाँ से यहाँ तक। कन लाइन ब्रेक आप देख सकते हैं, खुद ही देखिए लाइन कम्प्लीटली ब्रेक है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या है, यहाँ पे देखिए ये लाइन ब्रेक है, ये दोनों आपस में, ये देखिए यहाँ से पूरा डैमेज हुआ इस एरिया से, फिर यहाँ चटक गया, फिर ये डैमेज है। तो हम इसको अच्छे से स्क्रैच करके फिर हम शोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम दिखा रहा था और आवाज़ कर रहा था। तो आप ऐसे करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा अगेन मॉसफेट। तो ये सब आपको क्लियरली देखना होगा, इंस्पेक्ट करना होगा, और ये जो होता है आप मैग्नीफायर या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें तो आपको बेहतर डिटेल दिखेगा। या वीडियो बनाने में थोड़ा जल्दी होता है,
क्योंकि वीडियो शूट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना लग जाए इसके चक्कर में। लेकिन यहाँ पे देखिए कंप्लीट फॉल्ट मैंने आप लोगों को बताया है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये पूरा जो आप वीडियो समझ जाएंगे तो आप सप्लाई को इजीली रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, देख के ऐसी प्रॉब्लम भी आता है तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान दें। कई बार ध्यान नहीं देते, जल्दी जल्दी में ये प्रॉब्लम हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, फिर सप्लाई और भी डैमेज हो जाएंगी चीज़ें तो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। चलिए अब लगा के देखते हैं क्या कंसर्न है हमारा प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब 2324 वोल्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे ऑन करके। यहाँ से देखिए 24 वोल्ट आप प्रेजेंट हो गया। अब ये जो स्विच विदाउट स्विच प्रेस किए यहाँ पे 24 वोल्ट है, लेकिन यहाँ प्रेस करने के बाद 24 वोल्ट यहाँ पे आना चाहिए। और ध्यान से दोस्तों आप लोग देखना कि ये जो पॉलिश होता है ना, पॉलिश यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक पॉलिश होता है। तो एक बार शोल्डरिंग से आप क्या करना, यहाँ पे शोल्डर कर लेना, यहाँ पे एक बार शोल्डर कर लेना, ये आप पॉलिश हट जाएगा। ठीक है, इससे भी आप टेस्टिंग करोगे तो पॉइंट का आपका वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज है, एक बार हम यहाँ चेक कर लेते हैं। कहीं आगे का जो सर्किट का वोल्टेज है बंद हो गया था हमारा सर्किट। ठीक है, स्विच यहाँ पे बंद हो गया था। अब दोबारा चेक करते हैं। देखिए तब दोबारा से आवाज़ आ रहा है प्रेस करने पे। देखिए यहाँ पे 24 प्रेस करने पे यहाँ पे 24 आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी अगर आपका वोल्टेज नहीं आ रहा तो ये दो आईसी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार शॉर्ट हो जाते हैं तो ये प्रेस करने पे ये आपका आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलता है और ECU आपका रन नहीं करेगा इस केस में, जब तक इससे नॉइज़ आती रहेगी। और इस पर देखिए ये जो वोल्टेज जब तक यहाँ पे रिलीज़ नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है 24 और ये इस वाले पॉइंट पे आना चाहिए, देखिए, लेकिन आवाज़ आ रहा है। तो इन दोनों से भी ये शॉर्टिंग हो सकता है। तो आप इन दोनों को रिप्लेस करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको सेम सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो देखते हैं हमारे पास सेम सप्लाई मिलता है तो मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, देखिए गाइस, जो है हमें एक डोनर PCB मिल चुकी है जो पहले से फॉल्टी थी, टूटी थी या डैमेज या नॉट रिपेयरेबल थी, पता नहीं क्या है। इसमें कंपोनेंट निकाला हुआ है। तो ये दो IC एक बार बदल के हम वहाँ पर शिफ्ट करके देख लेते हैं। अभी उससे यहाँ पे हम हटाते हैं। ये एक IC मैंने यहाँ से निकाल लिया है, दूसरा भी निकाल लेता हूँ। इसीलिए इसका वीडियो नहीं बना, उसमें टाइम कम लगेगा। तो ये तो आप लोग आसानी से निकाल लोगे, ऐसे शोल्डर करके आयरन से ही निकल जाएगा। और नाइफ बिट का यूज़ करें तो वो जल्दी हो जाएगा। तो IC निकल गया, चिटक गई IC, कोई बात नहीं है, मैट पे मिल जाएगी। ये दो IC निकल गई हैं डोनर की। अब इनका हम डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको भी एक बार चेंज करके देखेंगे। दोनों एक साथ चेंज करना है आपको। ये देखिए ऐसे शोल्डरिंग कर लेंगे। SMD से आप निकालोगे तो निकल तो जाएगा, लेकिन ये PCB कभी कभार ये क्या होता है फूल जाता है। तो उससे आप एक बार बचें। और जो चीज़ें हैं इसमें आप देखें, अपने स्किल का यूटिलाइज़ करके आप अपना तरीका यूज़ करके आप इसको बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयरिंग तो सारी चीज़ें होती है इस PCB में, ऐसा सारा चेंजेबल कंपोनेंट है। देखिए ज़्यादा जल्दी करेंगे तो जो हमारा भी हाल होगा तो ये हो जाएगा आपका वीडियो क्या ट्रैक उखड़ जाएंगे। तो इस पर फोर्स नहीं लगाना आपको। फोर्स लगाओगे ट्रैक उखड़ेंगे तो फिर जो है सर्किट रिपेयरेबल नहीं होगी। रिपेयरेबल होगी या तो जंपर करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 3 लेयर की तो है नहीं, सिंगल लेयर PCB है। तो ये जो है IC तो हमने निकाल लिया। एक बार IC की कनेक्टिविटी ये सब देखना है। ठीक है, तो ये जो IC है अभी हमने निकाला है। अब जो ये IC है अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो डॉट पॉइंट है इस साइड में रहेगा। ओके, तो IC के जो डॉट पॉइंट है मैं इस साइड में रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और क्लीन कर लेना आप लोग लगाने से पूर्व।
इससे क्या होगा, इन दोनों आईसीयू से वोल्टेज का जो कॉन्सेंट्रेट 1 वोल्ट 2 वोल्ट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन करता है, तो इनसे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये ख़राब होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो इस केस में आप ये चेंज करेंगे तो भी आपका ये जो केस है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद रिजॉल्व किया हुआ जो है चीज़ें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अब ये लास्ट आईसी है तो हम इसको लगा लेते हैं और यहाँ देखेंगे कोई जंपर तो नहीं हटी है। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, हमने सोचा था कम टाइम में हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा खिंच गया। तो कोई नहीं, जो बीच का टाइम है वो उसको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे और जो है ठीक है। देखना कि उल्टे डायरेक्शन में अगर आईसी लगेगा तो भी ये जल जाएगा सर्किट, कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का। तो आप लोग ज़रूर ध्यान देना इन बातों पर। ठीक है। शोल्डर हाइट ज़्यादा रहेगा तो भी ये आईसी लगेगी नहीं प्रॉपर। तो आईसी लग गया हमारा, एक बार चेक कर लेंगे इसकी जो कनेक्टिविटी ठीक है। आपस में आईसी भी शॉर्ट रहेंगी तो भी जो है डेड हो जाएगा सर्किट। तो कनेक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट ओके है, वैसे इस पर डाउट था तो ये भी ओके है। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट है फाइनली। यहाँ पर 18 से एबव रखना पड़ेगा मल्टीमीटर को। देखिए 24 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी भी प्रेस करने पे भी ये बीप दे रहा है, मतलब आवाज़ कर रहा है, नॉइज़ कर रहा है। तो इस लाइन में भी शॉर्टिंग हो सकता है कहीं ना कहीं, तो इसको भी एक बार ढूंढना पड़ेगा क्या फ़ॉल्ट है। तो एग्जैक्ट ढूंढ के हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, इतना टाइम बाद रिसर्च करने के बाद एक फ़ॉल्ट मिला है मुझे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वही सप्लाई है जो हमने ये फ्यूज लगाया था, ये सारी चीज़ें कट करने के बाद चेंज किया था। तो जैसे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा होता है। देखिए एक बार बीप पे ले चलते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्लीट शॉर्ट दिखा रहा है, ये बार पास से दिखाओ ना। देखिए दोस्तों, ये जो जीनर डायोड है, ये देखिए मल्टीमीटर में भी देखिए ये फुल्ली शॉर्टेड दिखा रहा है, और जूम आउट करो दिख जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट शॉर्ट दिखा रहा है बोथ साइड से। तो जैसे हम ऑन कर रहे हैं तो इसमें जब ट्रिगर हो रहा है, वोल्टेज अब यहाँ से पास होके दूसरे वाले सेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर में इनमें, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली ये शॉर्टिंग क्रिएट कर दे रहा है, ग्राउंड कर दे रहा है वोल्टेज को। तो अभी हम क्या करेंगे, जीनर डायोड को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप से रिलेटेड है, 24 वोल्ट नहीं आ रहा था और नॉइज़ कर रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना फॉल्ट क्रिएट किया था, और सस्पेक्ट जहाँ पे नहीं होता, उम्मीद जहाँ कम होती है, वहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ठीक है,
तो जिधर आपको उम्मीद कम लगे उधर ही आप लोग ज़्यादा ढूंढेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा उम्मीद करोगे वहीं फॉल्ट नहीं मिलेगी। तो ये हमारा जीनर डायोड था, इसको निकाल दिया। अब दूसरे डोनर पीसीबी से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जीनर डायोड को, ठीक है। तो जो देख सकते हैं जो जीनर डायोड का ब्लैक पॉइंट है, जो रेड गोल सर्कल बना होता है, उसमें हम उस हिस्से में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड पे प्लस कैथोड पे माइनस जैसे होता है ना, तो यहाँ पे कैथोड पे माइनस एनोड पे प्लस, ऐसे यहाँ पे इसकी फार्मूला होती है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं, डायोड का अपोजिट यहाँ पे होता है। तो ये देखिए जो जीनर डायोड है वो निकल चुका है, और क्या नंबर है उसका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है, अभी इसको हमें देखना पड़ेगा मैग्नीफायर वगैरह से। तो अभी इसकी टेस्टिंग मैं करा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं दोनों की। तो इसकी जो टेस्टिंग है ये देखिए, यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, एनोड पे प्लस कैथोड पे माइनस एनोड पे प्लस, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें डायोड रेंज में इसका। तो देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दे रहा, ठीक है। वन साइड वैल्यू 704, और इसमें देखेंगे तो ये जो 00 यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ बीप कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको हम समाप्त करते हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे रिजॉल्व हो चुकी है। अब हम लगाएंगे प्रिंटर में, सप्लाई भी अब इजी तरीके से ऑन होगा। तो पहले तो टूटा हुआ हिस्सा हमें परेशान कर रहा था, चुका है डायोड। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये पुराने से निकाल के लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखिए ये जो सर्किट है वो लग चुकी है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ कि कोई बीप साउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंगल। देखिए अब चलिए इसको चेक करते हैं सीरीज़ के अंदर। वोल्टेज की टेस्टिंग है, और सेकंड पावर ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है। तो जो वोल्टेज है हमारा 23 से 24 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। अभी प्रेस करके देखेंगे, देखिए कोई भी बीप साउंड नहीं कर रहा है, कोई नॉइज़ नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 24 वोल्ट, ये जो पॉलिश होता है इधर देखिए यहाँ 24 आ रहा है मल्टीमीटर में, देखिए। और इधर ये जो स्विच प्रेस करने के बाद 24 आ गया। चलिए प्रिंटर में लगाते हैं, प्रिंटर अब हमारा ऑन हो जाएगा। जो सलमान लगाओ। तो भाई लोग आधा घंटा ऑलरेडी हमारा वेस्ट हो गया। पहले हम इसको लगा लेते हैं सप्लाई को रिपेयर करने के बाद और ग्राउंडिंग के साथ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़बरदस्त कमेंट करना भाई, क्योंकि इतने फॉल्ट तो हमने भी अभी कभी इस वीडियो में कवर नहीं किया था टॉपिक में। ऐसे ही फॉल्ट चाहिए तो आप ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके कि कैसा लगा ये ट्रबल शूटिंग और सारी ट्रबल शूटिंग। इसलिए लगाते हैं थोड़ा सा ग्राउंडिंग वगैरह, पीछे का कवर नहीं खोलना पड़ेगा इस वजह से। बाकी जो प्रिंटर था आवाज़ ट्रांसफार्मर था है, तो ये सब आप लोग चेक कर लेना। जैसे शॉर्टिंग का आवाज़ आता है, नॉइज़ आता है, ची ची करके आवाज़ आता है, जैसे लगेगा कोई
सांप जैसे बोलते हैं वैसे। और ये केबल ज़रूर देख लेना, आपका गुड होना चाहिए सही तरीके से, और सप्लाई लगाते वक्त 19-20 नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लगना चाहिए, नहीं तो नहीं बैठेगा तो फिर ये शॉर्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इंजीनियर की गलती की वजह से इतना बड़ा हमें कदम उठाना पड़ा, इतना टाइम हमारा वेस्ट हुआ। और पेच आप लोग अर्थिंग वगैरह के ये पॉइंट पूरे लगाना, नहीं तो ये आपका लाइट प्रिंट का इशू आएगा या ब्लैंक प्रिंट का। और पेच इसका कोशिश करना है इसी का लगाना, ठीक है। जैसे आप ग्राउंडिंग वाला देख रहे हो तो ग्राउंडिंग वाला ही लगाना। एक SMD के नीचे चली गई है। और एक पेज और हमारा यहाँ लगेगा फाइनल, उसके बाद से हो जाएगा। ये रहा हमारा। तो एक चीज़ और आप लोगों को इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि फ्यूजर की टेस्टिंग कैसे होती है, इम्पीडेंस आप लोग कब किस केस में आप फ्यूजर को रिप्लेस करना है। एलिमेंट अगर आपका जला होगा तो यहाँ पे 50 से 90 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी। अगर जला नहीं होगा तो देखिए हम फ्यूजर ज़रूर चेक कर लेंगे, रेड लाइट आता है उस केस में, तो 50 से 90 के बीच में ये हमारा वैल्यू होना चाहिए बीप रेंज पे। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है कनेक्टर पे, इसका मतलब हमारा हीटर एलिमेंट ओके 100%, ठीक है। चलिए आगे प्रक्रिया करते हैं। मैंने आपको पूरी टॉपिक कवर कर दिया, और इस वीडियो को देख के आप कोई भी 10-20 का प्रिंटर इजीली डायग्नोस और रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ से आपका पूरा वोल्टेज आउट मिल रहा है इस वाले कनेक्टर, इस वाले कैपेसिटर पे 35 वोल्ट की छोटी सी कैपेसिटर है, बिना सप्लाई खोले आप इन दोनों टर्मिनल पे चेक कर सकते हैं। अभी मैं चेक करके दिखा दूँगा कि यहाँ पे 24 वोल्ट आएगा 35 वोल्ट के कैपेसिटर पे, तो इसका मतलब जो है हमारा सप्लाई पूरी तरीके से गुड है। प्रॉब्लम कहीं ECU में हो सकता है या लॉजिक कार्ड में, तो आप इधर ट्रबल शूट करना, ठीक है। लेकिन मोस्टली ये फ्यूज ओपन होने से आगे सप्लाई नहीं जाता है। तो ये हमारा ECU का कनेक्टर है, ये लग गया। अब चलिए हम इस प्रिंटर को ऑन करके देखते हैं। जैसे हम पावर लगाएंगे तो हमें एक वोल्टेज हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए जैसे हम लगाएंगे पावर, तो एक बार कनेक्ट करिए। हमें एक आपको फ्यूजर टेस्टिंग बता देता हूँ रियल टाइम में कैसे चेक करेंगे आपका सप्लाई में फ्यूजर हीटर में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को जैसे ऑन करेंगे यहाँ पे 110 वोल्ट के आसपास आएगा, बंद करो। तो ये कहीं ना कहीं ये भी शॉर्ट कर रहा है। देखिए ये इशू है, शॉर्टिंग क्रिएट कर रहा है। देखिए तो हमारा जो ये केबल है ना इंटरनली ब्रोकन लग रहा है। देखिए किसी ने बनाया इस ECU को, ये ECU की केबल 100% आगे से ख़राब है। अब इसकी कंडीशन देखिए यहाँ पे, ये देखिए किसी ने इसको छील छाल के फेविक्विक से चिपका के लगाया है, ठीक है। तो अभी हम जैसे ऑन करेंगे ना प्रिंटर को, तो यहाँ पे 110 वोल्ट से बिलो आना चाहिए, फिर आके 0 होना चाहिए। वो तब होगा जब ये इनिशलाइज होगा, यहाँ से ECU लगा रहेगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वो हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अब देखिए जो हमारा प्रॉब्लम है सप्लाई रिपेयर करने के बाद, अब ये लगाने के बाद ECU को हमें रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो एक बार हम केबल या चेंज करेंगे या तो ECU काट के हम बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इधर से ही मामला डैमेज है, ठीक है। तो अब इस टाइप का जो ट्रबल शूट करने के लिए हमें एक बार ECU को चेक करना होगा, ECU को भी रिपेयर करना होगा। देखेंगे इसमें आप देख सकते हैं सब कुछ ऑलमोस्ट फॉल्टी है, कहीं हमारा कार्ड रेड लाइट ना निकल जाए, फिर हम कार्ड को भी रिपेयर करना पड़ेगा। ECU निकल गया है, अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ का भी केबल का बजा हुआ है। इंजीनियर जो हमारा पहले फर्स्ट अटेंडर था वो शायद इसने बजा के रखा हुआ है प्रिंटर का पार्ट का। वैसे तो ECU पे ओके लिखा है, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता है। कब ओके था कितने साल पहले अब ये थोड़ी पता है। तो ये रहा हमारा केबल। तो एक देख लेते हैं हमारा ये जो कंट्रोलर है ये शॉर्ट तो नहीं है, अभी हमें पता चल जाएगा क्लियरली। कंट्रोलर को चेक करने के लिए आपके आसपास के जो एक कैपेसिटर है इनको चेक करना होगा। अगर यहाँ कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है इट मीन्स ये शॉर्ट है, ठीक है। ये तो हमारा ओके ही लग रहा है, तो चेक कर लेते हैं। और इधर भी कैपेसिटर है, इधर भी चेक कर लेंगे। यहाँ तो कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। फिर बैक साइड में कैपेसिटर के इधर ये भी शॉर्टिंग नहीं है। तो जो केबल है हमारी
इसी में ही फॉल्ट लग रहा है। ये देखिए ये केबल पूरी तरीके से यहाँ जली हुई है, तो हो सकता है जल के चिपक गई हो। तो चलिए हम इस केबल को बनाना सीखते हैं, रिप्लेस करना देखते हैं हमारा कोई और इश्यू है होगा। तो देखिए यहाँ पे ओके लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दो जगह। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, ये केबल पूरी तरह से जली हुई है, आप देखिए यहाँ पे ये पूरी जल गई है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ जली हुई है, ठीक है। पिघल के जल गया होगा, शॉर्ट होगा, तो ये हो सकता है आपस में शॉर्ट हो गया हो। तो हम इसको कट करके कट करेंगे तो छोटा हो जाएगा, लगेगा नहीं सप्लाई में, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसका पूरा ये और ये दोनों केबल 12 मतलब ये 10-20 का 1005 का ECU का केबल आता है, ठीक है। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं, चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। और दूसरा लिया हुआ है जो ओके लिखा था, इसको हम लगाएंगे केबल को। तब तक ढूंढ रहे थे ट्यून वाला, तब तक निकाल लें, टाइम बचेगा इससे। तो मिल तो गया हमें। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, समय हमारा लगता है लेकिन हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसी जब हम पूरे तरीके से जब सोचते हैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, तो कुछ ना कुछ हमें फॉल्ट मिल जाता है। बट हम बैक टू बैक टेस्टिंग करते हैं। तो और ये ECU और सप्लाई रिपेयर करने का मतलब आपको 2000 का फ़ायदा हो जाएगा आराम से, और पैसा भी आपका बचेगा अगर आप खुद प्रिंटर अपना करते हैं तो, ठीक है। समझ सकते हैं आपकी पूरी क्या है प्रक्रिया। तो अभी इसको ECU को तो हमने निकाल दिया केबल को, अब इसको निकालते हैं। ये हमें डोनर PCB को अच्छे तरीके से निकालना है कि दोबारा लगा भी सकें। तो इसको हमें केयरफुली निकालना होगा, इसके लिए फ्लक्स का इस्तेमाल करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये जो डोनर वाली निकालना है। ये 1005 और 10-20 की जो ECU होता है वो सेम ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगा के और ये शोल्डर वायर से दोबारा रिशोल्डिंग करेंगे और इसको एक बार में उठा लेंगे। नहीं तो ये केबल क्या होगा, जल जाता है केबल, तो फिर ये लगने का नहीं। इसीलिए हमने इस ECU को निकालना है केबल को, क्योंकि जो ये इसके कंट्रोलर शॉर्ट है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये नया मिलता भी है, आप बाई कर सकते हैं मार्केट से। सिर्फ 10-20 1005 का भी मिलता है और किसी का नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे टेप लगा रहता है तो जल्दी छुटाने में मुश्किल होता है। फिर से हम इसको रिशोल्ड करके अलाइनमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, तो इसमें लगेगा टाइम। तब तक हम पॉज करते हैं वीडियो को। पहले हमें इसको लगाने से पूर्व क्या करना होगा, इसको सेट करना होगा। हर पिन के सामने एक पिन होना चाहिए सीक्वेंस में, तब हम इसको लगाएंगे, नहीं तो ये